नमस्ते सदावत्सल, मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच अब रक्षा सहयोग शुरू हो चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को स्थानीय स्तर पर भारत में बनाने की पेशकश की है। और अमेरिका की तरफ से ये ऑफर तब सामने आया है जब भारतीय सेना को आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की जरूरत है, ताकि तेजी से जो हमारे ट्रूप्स है उनकी मूवमेंट ईस्टर्न लद्दाख एरिया में हो सके, जहां चाइना ने बड़ी संख्या में अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स तैनात कर रखे हैं। दरअसल भारतीय सेना अभी 3 विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कि टाटा, WHAP, अमेरिकन स्ट्राइकर और हमवी। और इनमें से दोस्तों स्ट्राइकर और हमवी, इन दोनों को C-130J और C-17 जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे एयर ड्रॉप किया जा सकता है। और दोस्तों स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का अगर संयुक्त रूप से विकास भारत में किया जाता है तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। और ये जो स्ट्राइकर है वो भारतीय सेना की कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, खासकर कि पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाके में। स्ट्राइकर की अगर बात करें तो ये अपनी बहुमुखी प्रतिभा, गतिशीलता के लिए जाना जाता है और जैसे कि मैंने बताया कि एयर ड्रॉपेबल भी है, तो ऐसे में ये भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट्स बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना और DRDO के अधिकारी 150 किलोमीटर रेंज की ERSAM और 350 किलोमीटर रेंज वाली XRSAM लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें की भारतीय नौसेना के जो फ्यूचर के फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं उनमें लगाया जाएगा। और दोस्तों ये बड़े खतरों के खिलाफ एक अतिरिक्त एयर डिफेंस लेयर की तरह काम करेगा। दोस्तों भारतीय नौसेना इन हथियारों के माध्यम से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, दुश्मन के फाइटर जेट्स और अवाक्स को काउंटर कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I की महाडील को लेकर आ रही है। दोस्तों जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोलियस ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों ने 43 यानी कि 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों पर चर्चा की है। इसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम और भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। बाकायदा इसके लिए दोनों देशों के बीच एक MOU साइन भी किया जाएगा। दोस्तों 2 साल पहले तक जर्मनी की थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम ने भारत के साथ संयुक्त रूप से पनडुब्बियों को बनाने की जो बात चल रही थी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, फिर चीन की रूस के साथ नजदीकियां बढ़ी और भी कई सारे जियोपॉलिटिक्स लेवल पर चेंजेस जब देखे गए जर्मनी के द्वारा, तब जर्मनी ने भारत पर दांव लगाना शुरू किया। दोस्तों भारत ने अपने प्रोजेक्ट 75I कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैजगान डॉक शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड टुब्रो को चुना है। जर्मनी की ओर से जैसे कि मैंने बताया कि थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम के साथ मिलकर डीजल अटैक पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी और भारत दोस्तों पहले से ही थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम की ओर से बनाई गई पनडुब्बियों का इस्तेमाल भी करता आया है। अभी तक प्रोजेक्ट 75I में दक्षिण कोरिया का जो डेवू शिप बिल्डर था वो एकमात्र कंटेंडर बना हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जर्मनी की थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम है उसे चुनना भारत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों जर्मनी और यूरोपियन डिफेंस कंपनियां भारत को अत्याधुनिक मिलिट्री उपकरण मुहैया कराने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की कंडीशन भी आप जान लीजिए। दरअसल इस वक्त भारत को पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है और कम से कम हमें 24 सबमरीन्स की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास सिर्फ 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 6 को छोड़ दे तो बाकी की जो उम्र है वो 30 साल से ऊपर हो चुकी है और आने वाले समय में इन्हें रिटायर किया जाएगा। वहीं भारत दोस्तों क्वाड सदस्य भी है। ऐसे में भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश पनडुब्बी बनाने के लिए भारत के साथ तकनीक शेयर करें। दोस्तों जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का लगातार रूसी हथियारों पर निर्भर रहना जर्मनी के हित में नहीं है। बाकायदा उन्होंने कहा कि हम इसे बदल नहीं सकते हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें अन्य साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से हल करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक संकेत देना चाहता हूं कि हम अपने भागीदारों जैसे कि इंडोनेशिया, भारत जैसे जो हमारे विश्वसनीय भागीदार हैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को अब रशिया पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस PSU मजगांव डॉक शिप बिल्डर अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिडजेट कन्वेंशनल सबमरीन को पेश करने वाला है। ये जो मिडजेट सबमरीन है इसका नाम MS X-02A है, जिसे दिसंबर 2024 तक कमीशन किया जाना निर्धारित है। इसका इस्तेमाल गुप्त समुद्री मिशनों में किया जाएगा। MS X-02A पनडुब्बी उथले और गहरे पानी दोनों में ही गुप्त सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये शिप लॉन्च ऑपरेशन के साथ साथ इंडिपेंडेंट मिशनों की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसका जो प्राइमरी रोल होगा यानी कि प्राथमिक भूमिका होगी वो लड़ाकू तैराकों यानी कि कॉम्बैट स्विमर्स को दुश्मनों के बंदरगाहों में घुसपैठ कराना और दुश्मन के जहाजों पर माइंस को फिट करना शामिल है। इसके अतिरिक्त ये लैंड बेस्ड मिशन यानी कि जमीन आधारित मिशंस भी कर सकती है
यानी कि दुश्मनों के तटों पर जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि इस मिडजेट सबमरीन में जरूरी उपकरणों के साथ एक पायलट, को पायलट और लड़ाकू तैराक टीम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सीबीआई ने एम्ब्रेरियर भ्रष्टाचार मामले में हथियारों के सौदागर अरविंद खन्ना, गौतम खन्ना और अनूप गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दोस्तों, इस मामले में ब्राजील की फर्म के डीआरडीओ के साथ 3 विमान सौदे के पक्ष में 5.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने हाल ही में खन्ना, खेतान और गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B लगाई गई है, जिसमें से व्यवसायी विपिन खन्ना के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले 3 ERJ-145 एयरक्राफ्ट का सौदा 2008 में ब्राजील की फर्म एम्ब्रेरियर के साथ किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीआरडीओ के अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए सिंगापुर स्थित इंटरदेव के माध्यम से एम्ब्रेरियर की सहायक कंपनियों से विपिन खन्ना को कथित तौर पर 5.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ध्रुव कमान ने सेना कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रियंका सिंह को बधाई दी है। वो उत्तरी कमान थिएटर में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कवर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि क्वाड 2.0 को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि सिंगापुर में अभी हाल ही में श्रृंगला डायलॉग आयोजित किया गया था। अब कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब फिलीपींस के साथ मिलकर एक नया क्वाड संगठन शुरू किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये समूह क्वाड 2.0 होगा। कहा जा रहा है कि इस संगठन को चीन के खिलाफ मजबूती से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, क्वाड का मकसद साफ तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप सब जानते हैं कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है और साथ ही दक्षिणी चीनी सागर पर उसकी आक्रामकता को कम करना है। अमेरिका दोस्तों क्वाड 2.0 को बनाकर एशिया में मिलिट्री का विस्तार करना चाहता है ताकि चीन को एक बड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये भारत के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों भले ही क्वाड का अगर विस्तार हो रहा है या क्वाड 2.0 बन रहा है, इसका मकसद ही चीन को घेरना है, क्योंकि जिस क्वाड में भारत शामिल है वो एक सैन्य गठबंधन नहीं है। लेकिन क्वाड 2.0 में ये सब चीजें हो सकती हैं, इसीलिए इसमें फिलीपींस को शामिल किया गया है। भारत का भी मानना है दोस्तों कि दोनों समूहों की प्राथमिकताएं अलग है, भले ही वो इसमें शामिल हो, और भारत को इस नए संगठन से कोई परेशानी नहीं है और ना ही नया संगठन क्वाड में भारत की स्थिति के लिए कोई खतरा बनेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस ने 6 महीने के विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2022 के बाद से ही LAC पर चीन की गतिविधियां काफी बढ़ गई है, जिसके लिए बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया गया। तस्वीरों के अध्ययन के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन की ओर से बुनियादी ढांचों के निर्माण के बड़े सबूत मिले हैं। तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि चीन ने LAC के पास सड़कों को चौड़ा किया है, उनका विस्तार किया है, आउटपोस्ट बनाए हैं, वाटरप्रूफ कैंप बनाए हैं। इसमें पार्किंग एरिया, सोलर पैनल और हेलीपैड्स भी शामिल है। लंदन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवादित क्षेत्र में फ्रंट लाइन से दूर और अक्साई चीन झील के पास एक नया हेलीपोर्ट भी बनाया जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ ड्रोन को रखने के लिए हैंगर्स हैं और इन्हें उड़ाने के लिए छोटे रनवे भी बनाए गए, जिससे कि अक्साई चीन और उसके आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी की जो ऑपरेशनल क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि होगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के काकचिंग जिले के सैरो इलाके में मंगलवार की सुबह संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ में BSF का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी हुई और इसके बाद सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी बीच मणिपुर की सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में 1 महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 98 लोगों की मौत हो गई थी और 310 लोग घायल हो गए थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीनी विमान वाहक पोत फुजियान पर कई बड़ी दरारें देखी गई है, यानी कि क्रैक्स देखे गए। हाल ही में कुछ ऑनलाइन तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सैटेलाइट की है, जिसमें देखा गया है कि चीन के 2 स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोतों में से एक के डेक पर कथित तौर पर दरारें हैं। फुजियान विमान वाहक पोत यानी कि टाइप 003 की सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं वो इस बात की पुष्टि करती है। इससे पहले चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग के डेक और जहाज के बंदरगाह और स्टारबोर्ड के किनारों पर इसी तरीके की जो दरारें थी वो देखी गई थी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।